प्लस 7x प्लस 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसके जीरोस निकालने हैं। पॉलिनोमियल्स बेसिकली दो वर्ड्स का बना हुआ है, एक पॉली जो कि ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैनी, एंड नॉमियल्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन टर्म्स। पॉलिनोमियल हम ऐसे एक्सप्रेशन सेटअप को बोलते हैं जहां पे कि आपके मोर देन वन और मेनी बेसिकली इस सेंस में आप रखो, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे जो कि पॉलिनोमियल होते हैं, इस क्लास में भी या पहले की क्लासेस में, जैसे 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। अब ये जो सारे टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसमें जो पॉलिनोमियल की जो एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसका हमेशा आप ध्यान रखो कि किन चीजों को पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो उससे पहले हम क्विकली समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेके आगे तक, होल नंबर क्या होते हैं 0 से लेके आगे तक, करेक्ट। इनफैक्ट आप जब हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आप लोग को ये भी मिलेगा कि 0 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट विल नॉट गेट इनटू दैट। फिर इंटीजर्स होते हैं जो कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड जाते हैं, और फिर हमारे रियल नंबर होते हैं जो कि हमारे रैशनल या इरेशनल हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर आप देखोगे किसी भी पॉलिनोमियल को पकड़ो तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएंगी, एक ये और एक ये। क्या चीजें हैं? एक ये होता है कोफिशिएंट, और दूसरा होता है एक्स की क्या पावर है। ओके, अब कोई भी पॉलिनोमियल इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझो, क्योंकि उस जो एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं 2, 3, अगेन प्लस भी टर्म्स है, बट उसके बीच में ये फिर प्लस से हम उनको सबको जोड़ते हैं। तो जो आपका कोफिशिएंट होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो आपकी पावर होगी वो केवल होल नंबर होगी। तो ये सेटअप होता है पॉलिनोमियल्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 5/√x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि √x जो है वो बेसिकली किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां इवन मेरा 5/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो मेरा पॉलिनोमियल केवल और केवल इस सेटअप में ही होगा। आप लोग कुछ पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करो, देखो कि क्या आपको एक क्लैरिटी आती है। फिर मैं आपको एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह समझोगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग इन आइडेंटिफाइंग कि पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। तो अगर मैं अभी हम क्यूबिक तक रहेंगे उस जेनरिक डेफिनेशन के लिए, बट अगर मैं पॉलिनोमियल के को किस फॉर्म में रखना वो मैं बोलना शुरू करूं, तो मेरा जो पॉलिनोमियल है ax प्लस b के फॉर्म में होगा जब वो x की डिग्री 1 है। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। वो हमेशा आपका इस फॉर्म में होगा। ओके, अगेन ध्यान रखो a और b क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं? कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। और आपका x जो है वो वेरिएबल है, x की पावर क्या हो सकती है? x की पावर केवल होल नंबर हो सकती है। और इसके साथ हम ये भी बोलते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया इस केस में तो उसकी डिग्री खत्म हो जाएगी, वो खाली b रह जाएगा। तो इसीलिए हम जो भी जो वैलिड एक्सप्रेशंस है उनको हैंडल करने के लिए हम बोलते हैं कि a जो है 0 नहीं होगा, बट हमेशा हर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा। इसका अब आप लिख सकते हो, पॉज करके ट्राई करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा इस फॉर्म में होगा। अगेन a b c कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं? रियल नंबर, और x के पावर क्या होंगे? होल नंबर। एंड अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस इज ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा। तो अगर डिग्री 2 हमें उसको रखना है तो हमें इंश्योर करना होगा कि a की
जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है। सेम थिंग यहां पे cx प्लस डी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी इसमें मत कंफ्यूज हो कि ये और ए सेम है, ये ए कोई कांस्टेंट है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इस केस में a5 है, इस केस में a3 है, इस केस में a5 है, और अगेन यहां पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग एक्सरसाइज करोगे, एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल लिखो और ये बताओ कि उसके कौन कौन से कोफिशिएंट है और उसकी पावर क्या है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या होती है? उसकी पावर होती है जो हाईएस्ट डिग्री होती है। इस केस में 1 है, इस केस में 2 है, इस केस में 3 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को आप इस फॉर्म में ला सकते हो, उसकी डिग्री पता कर सकते हो, आपको इंश्योर करना है कि उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं और उसकी पावर क्या है। तो और कौन कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं होंगी। और पावर 1 वाले को हम बोलते हैं लीनियर, पावर 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और पावर 3 वाले को बोलते हैं हम क्यूबिक, और पावर 4 वालों को क्या बोलेंगे? डू फिगर आउट। अब हम दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में। एक होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, और दूसरा होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे हम पॉलिनोमियल्स को ना हम ऐसे भी बोलते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आप इसको कैसे रीड करोगे? ये ऐसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपने शायद अभी कभी देखा भी होगा f ऑफ x। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x। इट इज जैसे फंक्शन ऑफ x होता है ना, वैसे पॉलिनोमियल ऑफ x। और वो कौन सा पॉलिनोमियल है? वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी x की वैल्यू क्या है। बट x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 0 है तो मैं क्या लिखता हूं? p ऑफ x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। या मैं इसको सिंपल नोटेशन में ऐसे भी लिख सकता हूं, p ऑफ 0 ये कितनी हो जाएगी? आप इधर पे 0 डालो, विच इज माइनस 4। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे तो क्या होगी? माइनस 4। एक और करके देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3। अगर मैं x की वैल्यू को 3 कर दूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? p ऑफ 3 ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4, 10 माइनस 1। तो p ऑफ 3 इज 1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है कि जब आप x की कोई भी वैल्यू डालते हो तो वो उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है। चलो एक और सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। एक सिंपल पॉलिनोमियल लेके 3x प्लस 2। अब p ऑफ 0 क्या होगा? जब p x की वैल्यू हमने रखी 0, यानी कि हमने बोला p ऑफ 0 विच इज 3 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से देखो। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलता है कि p ऑफ x की वो वैल्यू जिस पे कि 3x प्लस 2 जीरो हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पुटिंग x इज इक्वल टू 0। इट इज फाइंडिंग एन x जिसकी वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं x की वैल्यू k है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3k प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? k की वैल्यू कितनी हुई? 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर 3k प्लस 2 0 है तो मेरा k कितना हो जाएगा? माइनस 2/3। माइनस 2/3 को इसमें डाल के देखो। अगर मैं यहां डालूं 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0। सो दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। इसका ध्यान रखो। जब आपको बोला जाता है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 पे क्या है तो आप x की वैल्यू 0 रख के आंसर निकालोगे। लेकिन जब आपको बोला जाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है तो आप x की वो वैल्यू ढूंढोगे जिससे कि वो एक्सप्रेशन
जीरो हो जाएगा। एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन। बट अगेन डोंट कंफ्यूज इट विद दिस वन, एंड वी विल सी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या इंपॉर्टेंस है। और तो जैसा हमने देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में डालोगे एक्स की, वो वैल्यू जिसपे कि वो पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू जो है, वो जो उसका जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करके आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है, लेट्स से पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या डिग्री है इसकी या क्या पावर है इसकी? 1 है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। इसके कोफिशिएंट्स 2 और 1 है। a 2 होगा इस केस में, अगर मैं ax प्लस b के फॉर्म में रखूं तो a मेरा 2 होगा एंड b जो होगा वो 1 होगा। ओके, अब ये जो चीज है अगर मैं इसे प्लॉट करने जाऊं तो px को हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास ग्राफ कैसा होता है x और y का, करेक्ट? तो अगर मैं इसे प्लॉट करने जाऊं तो मेरी px की क्या है? px के अलग अलग वैल्यू होंगी जब मेरी x की अलग अलग वैल्यू होंगी। और मैं ये बोल सकता हूं px जो है मेरा वो y है, मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जो जो मुझे px की वैल्यू मिलती जाएगी उसको मैं y एक्सिस में डालता जाऊंगा। तो मेरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, करेक्ट? अब ये क्या देगा हमको? इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट करना है? हम क्या कर सकते हैं, x और y की कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स से x इज 1 तो y कितना हो जाएगा मेरा? y 3 हो जाएगा। x इज 0, y इज 1। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 3 है कहीं यहां पे, और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू जो है 1 है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। थोड़ा ना जो रिलेटिव होते हैं उनको ध्यान रखा करो ड्रॉ करते वक्त, इससे ना सिली मिस्टेक कम होती है। जैसे 1 यहाँ पे होगा तो मेरा 3 करीब 3 टाइम्स ऊपर होगा, अंदाजे से उस जगह पे लगाओ, इससे सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी आपकी। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, वो चीजों को अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हमारी ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज व्हाट आल्सो इज एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होती है, वो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब इसमें जो जीरोस का जो कॉन्सेप्ट है या रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो वैल्यू जिसको कि हम x में डालेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 इस पूरे एक्सिस में है। आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, हर जगह y की वैल्यू 0 है क्योंकि y जो है इधर ही पे बैठा हुआ है। तो अब मुझे वो x चाहिए जिसपे कि y की वैल्यू 0 हो जाए। वो x कौन सा है? वो यहां पे है जो कि इस इक्वेशन में भी बैठा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में भी बैठा हुआ है। तो वो मेरी कौन सी वैल्यू होगी? अगर मैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करूं तो x कितना हो जाएगा मेरा? हाफ, माइनस हाफ। तो ये माइनस हाफ इज द जीरोथ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और ये लीनियर है तो इसका एक ही जीरोथ होगा। जैसे हम क्वाड्रेटिक में जाएंगे हमें ज्यादा जीरो मिलने लगेंगे, वो हम देखेंगे क्यों। बट अभी ये ध्यान रखो कि जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल जो रूट होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो उस पॉइंट पे ग्राफ में प्लॉट होगा जहां पे कि आपकी y की वैल्यू 0 हो जाती है, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम p ऑफ x इज इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 विच इज 1, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल अभी हमने निकाला। तो होपफुली दिस मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर। अब एक बार जो जेनेरिक फॉर्म है उसको सॉल्व करके देखें। जेनेरिक फॉर्म हमारा क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी। तो इसका जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा पी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये एक और डिफरेंस है, व्हेन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू एट 0 इट इज पी एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन वी वांट टू फाइंड द जीरोथ रूट इट इज पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दैट मींस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, जो आपका b का कोफिशिएंट एंड जो है x का जो कोफिशिएंट होगा a एंड माइनस बी अपॉन ए।
तो इस फॉर्म में आपको इसका रूट मिलेगा, इसकी जीरोथ वैल्यू मिलेगी, और वो केवल एक वैल्यू होती है लीनियर इक्वेशंस के केस में। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक के केस में। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब हुआ? ax² प्लस bx प्लस c। ओके, सो p ऑफ x इज ax² प्लस bx प्लस c। इसका जीरोथ कैसे निकालेंगे? जीरोथ वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल दैट विल बी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगेन अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं तो मेरा y क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। और इसको जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे वो सारी जगह देखनी है जहां पे कि y की वैल्यू 0 होगी। अगेन इसमें x और y दो चीजें, तो इसको मैं x और y ऐसे मैं प्लॉट कर सकता हूं। एक एग्जांपल लेके करें। लेट्स से y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन वी कैन हैव समथिंग लाइक x y, x की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। x की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1 2 3 3 6। x की वैल्यू -1, दिस इज -2 प्लस 3 1 1 2। x की वैल्यू 2 ले लो। अब आप सोच रहे होंगे मैं 2 से क्यों नहीं काम चल रहा है मेरा, करेक्ट? जबकि हमने पहले वाली इक्वेशन में तो आराम से 2 से काम चला लिया था। तो उसका रीजन ये है कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों 2 पॉइंट से इसका काम नहीं चलता है। तो 2 के लिए करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 3 11। कुछ सिली मिस्टेक हो तो देख लेना। एंड -2 के लिए हमारा ये हो जाएगा -2 इज 4 -4, तो ये 3 हो जाएगा। अब करें प्लॉट इसको, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, पहला यहां गया। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6, दूसरा इधर आया। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2, तो 2 हमारा करीब इधर हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 11 हो जाती है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कहीं तो इधर चली गई, काफी ऊपर चली गई। ओके, x की वैल्यू -2 है, तो ये वापस इधर चली गई। ओके, अब आप ऐसे प्लॉट करना शुरू करो। जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपको x का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। दो मैंने 0 1 -1 2 -2 लिखा है, बट यू शुड गो लाइक दिस -2 -1 0 1 2, और ऐसे ही सॉल्व करो। मैंने जस्ट इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए ऐसे लिख दिया, बट मेक श्योर कि यू नाउ फॉलो दिस पाथ। तो -2 3, ये देखो ये ऐसे करके ऐसे निकल गई, और मजे की बात ये कभी भी x को टच नहीं करेगी। तो हमें इस केस में कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि जीरोथ में हो? इस केस में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसलिए इसके कोई जीरोथ रूट होंगे ही नहीं। तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं इस बार, जिसके कि जीरोथ रूट है, और फिर देखते हैं कि वो कैसे कट करता है। विल कीप दिस हियर, और एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं। लेट्स टेक y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। ओके, वापस करें x y, इस बार हम सीक्वेंसली जाएंगे। तो आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है? तो x कितना है मेरा? -2। y कितना हो जाएगा? कहीं पे यहाँ पे 6, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे मेरा 6 हो गया। ओके, -1 पे y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये यहाँ पे आ गया। 0 पे -4 यहाँ पे चला गया। 1 पे -6 दैट इज विल गो हियर, एंड 2 पे वापस -6। ओके, तो अब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये देखो, ये ना मेरा इस तरीके से जाएगा, और अगर आप इसके और वैल्यू निकालोगे तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन के आपको दो रूट्स मिल रहे हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, और एक रूट तो हमें ये मिल गया -1, ठीक है?
दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफिकल पेपर में करोगे तो x की वैल्यू 4 डाल के देखो, ये जो है इस केस में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x के 2 रूट हो गए इस इक्वेशन में, x की -1 एंड x इज इक्वल टू 4 पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको 0th रूट्स देती है। जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो आपको मिलते हैं। और एक चीज आप देखोगे, ये जो शेप होता है ना ये पैराबोलिक होता है। अभी ये भी अगर मैं और ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करोगे ना तो यू विल फाइंड पैराबोलाज। फुली आप लोगों को अभी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी कि 0th वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द x is equal to 0 की वैल्यू by putting x is equal to 0. It is the when the whole polynomial becomes 0 by putting certain value of x there. अब जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, हमने देखा किस फॉर्म में होता है, प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। और जब आप इसके ग्राफ ड्रॉ करोगे ना जनरली 3 केसेस आते हैं। केस 1 it could be like this or it could be like this. ओके बेसिकली क्या है, उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, या तो पैराबोला ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, और डिपेंड करता है एक एक कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। बट इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट। केस 2 होता है जहां पे कि आपका इट विल बी लाइक इट विल बी जस्ट टचिंग हियर या सम अदर पैराबोला विच इज जस्ट टचिंग हियर। इस केस में केवल एक रूट होता है। हम स्टिल बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स बोलते हैं, बट एक्चुअली उस केस में वैल्यू एक ही होती है दोनों रूट की। और जो हमारा केस 3 होता है वो क्या होता है, ये ऊपर से निकल जाता है या फिर ये ऐसे नीचे से निकल जाता है। तो देयर आर नो रूट्स, यू डोंट फाइंड एनी रूट्स फॉर दिस केस। जो हमने अपना एक एग्जाम्पल भी किया था पहला वाला, तो वी फिगर्ड आउट दैट इट हैज नो रूट्स बिकॉज इट नेवर gets the value of y is equal to 0। वो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करता है, वो या तो उसके नीचे रह जाता है या उसके ऊपर चला जाता है। तो आपके क्वाड्रेटिक में यही सेट्स होते हैं जो पॉसिबल होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और दिख रहा है तो इधर यू आर फाइंडिंग समथिंग न्यू इन मैथमेटिक्स और इट्स प्लेन रॉन्ग। हमारा क्यूबिक कैसा था, p of x is ax cube plus bx square plus cx plus d। इसके कितने रूट्स होंगे, यू ऑल शुड बी स्मार्ट नाउ। तो अगर क्यूबिक है तो उसके एट मोस्ट 3 रूट्स होंगे। ओके एट मोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो भी ऊपर से निकल जाए। तो आपका कैसे कैसे पॉसिबल है, लेट से ये ऐसा है तो या तो हो सकता है लेट से ये ऐसे आया, कितने रूट्स हुए 1 2 3। ओके इस केस में 3 रूट्स हुए। अब हो सकता है वो कुछ इस तरीके से निकल जाए, इसका कर्वेचर क्यूब वाला होता है तो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दैट करेक्टली, बट ये ऐसा भी पॉसिबल है कि उसका केवल एक ही रूट होगा। हम स्टिल बोलते हैं 3 रूट है बट तीनों बराबर है। या ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि इसके 2 रूट्स हो, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके 3 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, एट मोस्ट 3। तो अगर मैं अब इसको ही जेनरिक करूं axn प्लस bxn-1 प्लस cxn-2 अप टू लेट्स से सम टर्म, तो इस केस में इसके कितने रूट होंगे, n क्या है, n पावर है। तो हम बोलते हैं कि एट मोस्ट इसके n रूट्स होंगे। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो उसके 5 रूट्स होंगे, n की वैल्यू 4 है तो 4 रूट्स होंगे, n की वैल्यू 1 ट्रिलियन है तो उसके 1 ट्रिलियन रूट्स होंगे एट मोस्ट। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है पॉलिनोमियल इक्वेशंस की, और इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आ गया है कि वो रूट्स क्या होते हैं, वो ग्राफ में कहाँ जाके कट होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस पे ही हमारी बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व होती हैं। क्योंकि ये क्या होता है, सेटअप होता है, आपका सेटअप की क्या वैल्यूज है तो ये आपको इक्वेशन से पता चलता है। एक्सरसाइज 2.1 में यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। तो जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होते हैं, जो कि रूट ऑफ पी एक्स भी होते हैं। तो वो बेसिकली जहां पे आपका एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ है
सपोज लेट्स से इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, तो यहाँ जीरोज कहाँ कहाँ होंगे, कितने जीरोज होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो आपका जीरोज हो जाएगा। और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे वो केवल टच करते हुए निकल रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती हैं कि इट नेवर कट्स। तो जब वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो वहाँ पे देयर आर नो जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन। सो होपफुली दैट शुड हेल्प यू आउट इन डूइंग द एक्सरसाइज। दूसरा, जो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ग्राफ को देखो, तो उससे आपको ये भी आइडिया लगता है कि वो किस पावर उस इक्वेशन की, उस पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसकी क्या पावर है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या हायर पावर का है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके कोफिशिएंट्स क्या है, x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b एंड c वी से दैट इट इज अ कांस्टेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। लेट्स से इट इज x² माइनस 3x प्लस 2। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, अगर हम इसके जीरोज निकाल लें तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो है जीरो है, वो वैल्यू ऑफ x की जिसको भी x में हम डालेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इस तरीके से एक्सपेंड करूं तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये वाला चीज आती है तो बेसिकली क्या होता है कि इसका मतलब या तो ये टर्म जीरो है या ये टर्म जीरो है। ये दोनों भी जीरो हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी जीरो। तो इसका मतलब क्या है, या तो x माइनस 1 जीरो होना चाहिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, या x माइनस 2 जीरो होगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। तो हमारे जो जीरोज हो जाते हैं इस केस में वो क्या क्या है, वो है 1 एंड 2। ओके, अगर मैं 1 को अल्फा बोलूं एंड 2 को बीटा बोलूं तो इस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज -3, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 विच इज 3। तो ये प्रॉपर्टी होती है जो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको बताती है। एंड सिमिलरली अल्फा बीटा कितना होता है इस केस में, अगर मैं अल्फा बीटा बोलूं तो 1 into 2 is equal to 2 and this is equal to constant upon coefficient of x²। इस केस में क्या है कांस्टेंट हमारा 2 अपॉन x² is 1, so this becomes 2। तो ये एक रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो आप देखोगे कि हमेशा होल्ड करेगा इस केस में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में। तो अगर मैं इधर पे लिखूं तो ये क्या होगा, x प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। b is the coefficient of x, a is the coefficient of x², c is the constant, a is again the coefficient of x²। तो ये रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट्स और बेसिकली आपका जो जीरोज है उनके बीच का। अब एग्जाम्पल 2 बोलता है x² प्लस 7x प्लस 10 एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसके जीरोज निकालने हैं और एस्टेब्लिश करो कि जो कोफिशिएंट वाला रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। तो दिस शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, x² प्लस 7x प्लस 10। आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो, 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, यानी कि x प्लस 2 एंड x प्लस 5, ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये बोल रहा है हमें जीरोज निकालने हैं तो इसका मतलब ये जीरो होगा, तो यानी कि या तो x माइनस 2 होना चाहिए या x जो है -5 होना चाहिए। अब इनके बीच का रिलेशनशिप निकालें तो हमारा अल्फा क्या होगा, -2, बीटा इज -5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2 प्लस -5 विच इज -7। और हमारा कोफिशिएंट्स का लें, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज -7, तो ये दोनों बराबर हो गए। अल्फा बीटा कितना होगा, -2 इंटू -5 विच इज 10। और इस केस में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 10। तो दैट इज हाउ वी कैन एस्टैब्लिश दिस वन। अब दूसरा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, x² - 3। अगेन x² - 3, आपको ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं x²
या अगर हम ए और बी के फॉर्म में लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा, एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। ओके, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो रूट 3 क्या है, रूट 3 इज अ रियल नंबर, सो इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द कोफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट कैन बी अ रियल नंबर। सो द कोफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट बेसिकली जो होते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं। ओनली आपकी जो पावर होती है ना वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए फॉर इट टू बी अ पॉलिनोमियल। तो इस केस में अगेन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3, और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस रूट 3। अब आप इसमें अल्फा बीटा डाल के देखो, चेक दैट इट शुड फॉलो दैट प्रॉपर्टी। अब एग्जाम्पल 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे दो रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज 3 एंड अल्फा बीटा इज 2। इससे हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है और हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा का सम दिया हुआ है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट दिया हुआ है, बट हमें क्या पता है। अच्छा, ये पहले हम बताते हैं इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, bx प्लस सी के फॉर्म में होगी। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा जो है -3 किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फा बीटा जो है 2 वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। तो हमारे दो इक्वेशन क्या बनी, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है और 3 अननोन से, हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। तो ये हमें कितने इक्वेशंस दे सकता है। तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा कि हमें बहुत सारी इक्वेशंस मिल सकती हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं पॉलिनोमियल के। तो इस केस में देखो क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं लेकिन 3 अननोन्स हैं, बी ए सी। तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा कि हमें बहुत सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल इसको इस फॉर्म में लिखूं, माइनस बी इज इक्वल टू 3a या b इज इक्वल टू -3a एंड c इज इक्वल टू 2a, और हमारा क्या फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक तरीका क्या होता है, आप a की वैल्यू रखते जाइए, लेट्स से a b c, a की वैल्यू 1 रख दीजिए तो b कितना हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा 2। a की वैल्यू आप 2 रख दीजिए तो ये, सॉरी, a की वैल्यू 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा -6 एंड 4। तो एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, दूसरी इक्वेशन मेरी हो जाएगी 2x स्क्वायर -6x प्लस 4। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। मैं 3 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 रखा तो ये हो जाएगा -9 एंड 3 2 जा 6, 3x स्क्वायर -9x प्लस 6। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो निकल के आ रही है, वो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x स्क्वायर -3x प्लस 2। तो फंडामेंटली क्या, जो भी आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बनेंगे वो इस फॉर्म में रहने वाले हैं when you have this condition in place। और k की आप डिफरेंट वैल्यू डाल के आपको डिफरेंट वो मिलेंगे, बट फंडामेंटली दिस इज गोइंग टू बी इन दिस फॉर्म। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus d and a is not equal to 0। So this is a cubic polynomial। cubic polynomial के कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं। अगर हम बोलेंगे एट मोस्ट, इसका ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा उसके 3 रूट्स हैं, तो उसके बीच क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बीच रिलेशनशिप होता है बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ए, और अल्फा बीटा गामा होता है -d अपॉन ए। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि इसमें तो सी गायब ही है, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू
C अपॉन A। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा होता है। तो लेट्स सी एट एग्जांपल 5। Verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो कैसे करोगे, जीरोज हैं कि नहीं है? जीरोज क्या होते हैं ऑफ ए पॉलिनोमियल की अगर आप x की वैल्यू वो डालोगे, सपोज जीरोज अल्फा है तो p ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा डालोगे तो जो वो पूरा जो एक्सप्रेशन है जब उसमें आप उसको फिट करोगे, उसमें उसकी वैल्यू रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपके 3 जीरोस दिए हुए हैं, आप डाल के देखो एंड सेम बार फिर ये वाला करके यू कैन फाइंड द कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप। दैट शुड बी वेरी सिंपल। क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस रिलेशनशिप्स का जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में इसका फायदा क्या है? तो ये क्या होता है ना, इट्स लाइक इवन आई डोंट नो इफ देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि आपको ऐसे रिलेशनशिप्स मिलते हैं। एक बार आप इनको एंजॉय करना शुरू करोगे, रियली लाइक देम, कि मैथ्स मतलब जो लाइफ में वो कितनी इंट्रिकेटली हमारी लाइफ के साथ जुड़ी होती है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देखेंगे ये इक्वेशंस नहीं होती, एक्सप्रेशंस नहीं होते, ये एक्चुअली रियल टाइम फेनोमेनास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों ने अगर स्पीड के फॉर्मूला देखे होंगे, जो वेलोसिटी और इसके, एट द एंड ऑफ द डे दे आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, जिसका कि आप यूज करके उससे आप जीरोस निकालते हो, उससे आपको डिफरेंट उसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो लेट्स डू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, विद दिस यू शुड बी एबल टू डू। जैसे यहाँ पे आपको कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में u दिख रहा है, कुछ में t दिख रहा है, कुछ में आपका s दिख रहा है, तो कंसीडर दैट एज एन x। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे मेरा t स्क्वायर माइनस 15 है, तो दिस इज रीड इट लाइक x स्क्वायर माइनस 15। आप इस केस में वेरिएबल x की जगह t को यूज किया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? सो वी नो दैट t माइनस रूट ऑफ 15 t plus root of 15 should be 0. That's how you will find the root. तो t कितना हो जाएगा? या तो रूट 15 हो जाएगा या जो t हो जाएगा आपका माइनस ऑफ रूट 15. So that's how you can figure this out. Rest all looks very straightforward. एक का आपको रूट 15 मिल गया, यहाँ पे बीटा इज माइनस रूट 15, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? रूट 15 माइनस रूट 15 विच इज 0। और ये किसके बराबर हो जाएगा? इसमें देखो t का कोफिशिएंट क्या है? t का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0 टाइम्स t माइनस 15 विच इज 0 है। और देखो अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा इज रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 यानी कि माइनस 15 विच इज किसके बराबर हो जाएगा? विच इज c अपॉन a के। c कितना है जो कांस्टेंट है अपॉन a 1 विच इज माइनस 15। सो दैट वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and products of its zeros respectively. Again, should be very simple forward. तो यहाँ पे एक करते हैं, हमें जो दिया हुआ है √2 और 1/3, हमें बोल रहा है कि sum and product of its zeros are respectively this one. तो अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा बीटा इज 1/3। और आपको ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेटअप कैसा होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोज। ओके, अब इस केस में क्या है? इस केस में ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और अगर मैं इसको डाल दूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 1/3, और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/3 को आप बाहर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब आपको पता है ये कांस्टेंट के फॉर्म में है k टाइम्स, तो हम जो है इसको, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन दैट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको चलो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस b बाई ए,
जो इस केस में कितना होगा √2, अल्फा बीटा कितना होगा 1/3, जो इस केस में क्या होगा c/a इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा b कितना हो गया -√2a और c कितना हो गया a/3, करेक्ट। ए बी सी के फॉर्म में कर दिया हमने। अब हम कर सकते हैं ए बी सी। तो a अगर हमारा 1 है तो b कितना हो जाएगा -√2 और c कितना हो जाएगा 1/3। तो अब इसको आप डालो इधर पे, तो ये हो गया x² -√2x प्लस 1/3। अगेन हम सेम सिचुएशन पे आ गए, यहां से आप 1/3 वापस लो बाहर, तो 3x² -3√2x प्लस 1 एंड दैट इज द आंसर। तो आप देखो ऐसे जाओ या वैसे जाओ, बिकॉज इट्स कॉन्सेप्चुअली इट्स द सेम, सो विल गेट टू द सेम आंसर। तो विल स्टॉप हियर। Hope you like this video. Do share, subscribe, and do let me know if still some of the pieces of it are not very clear. We can go over again, and I'll see you in the next video with new chapters.